आज की इस लेक्चर में हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को डिस्कस करेंगे। ये क्लास 10 के फिज़िक्स में ये चैप्टर नंबर 3 में ये टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ, बाद में इसको डिफाइन करूँगा, बाद में इसका डिफिनीशन यहाँ पे लिखूँगा। यहाँ पे देखिए, ये अगर एक मीडियम हो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 हो, ठीक है। ये अगर ग्लास हो या वाटर हो, ये एक मीडियम है, ठीक है। यहाँ से अगर लाइट एंटर हो जाए न्यू मीडियम में, इस तरह ये अगर एक लाइट रे हो, यहाँ पे ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन को परपेंडिकुलर टू द सरफेस में ड्रा करूँगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा नॉर्मल, ठीक है। तो जो रे हमारे पास डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर होता हूँ, ठीक है। तो जो रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर होता है तो वो नॉर्मल से अवे बेंट होगा। ये हमारे पास अगर ग्लास हो, ठीक है, या वाटर हो, ये एक डेंसर मीडियम है और ये एयर है यहाँ पे, तो ये रे जो है ये अवे फ्रॉम नॉर्मल ये बेंट होगा इस तरह, ठीक है। तो ये रे जो है ये नॉर्मल के साथ जो एंगल यहाँ पे बनता है इसके साथ, तो इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा आई, ठीक है। और रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है ये जो है ये हमारे पास बनता है थीटा ऑफ आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इस एंगल को अगर मैं ज़्यादा करूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंट को मैं ज़्यादा करूँ, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये भी ज़्यादा हो जाएगा, ये भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा है स्नेल्स लॉ को कि n1 साइन थीटा 1 ये बराबर है n2 साइन ऑफ थीटा 2। एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको अगर हम ज़्यादा करते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि n2 और n1 ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो साइन और ये भी साइन है, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट को अगर हम ज़्यादा करते हैं, कि इसको अगर हम इंक्रीज़ करते हैं, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस डायग्राम में आप देखिए, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको अगर मैं इंक्रीज़ करूँ तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आ जाएगा, देखिए यहाँ पे ये जो एंगल बनता है इस एंगल को अगर मैं इंक्रीज़ करूँ इस तरह, अगर ये रे इस डायरेक्शन में एंटर हो जाए इस मीडियम की तरफ, ठीक है, ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन को पास करूँगा, तो ये क्या है, ये नॉर्मल है। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ, ये है इंक्रीज़ हुआ थीटा आई, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये भी इंक्रीज़ हो जाएगा, तो ये इस तरह रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। ये एंगल कम है थीटा आर, और ये एंगल जो है ये क्या है, ये ज़्यादा है थीटा आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये ज़्यादा है। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट को अगर हम ज़्यादा करते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए एक और डायग्राम यहाँ पे मैं बनाऊंगा, एक और डायग्राम यहाँ पे, ये एक डेंसर मीडियम है। अगर रे इस डायरेक्शन में एंटर हो जाए इस मीडियम में, तो एक एंगल पे ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये क्या होगा, ये 90 के बराबर होगा, ठीक है। यानी ये रे जो है ये इस मीडियम के पैरेलल इस डायरेक्शन में जो है ये रिफ्लेक्ट होगा। तो ये जो एंगल बनता है, ये जो एंगल बनता है ये 90 के बराबर है, ठीक है। अब इस एंगल को अगर मैं और भी इंक्रीज़ करूं, ये क्या है, ये इस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, इसको मैं डिफाइन भी करूंगा। जिस एंगल का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 के बराबर हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंट को फिर हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, तो ये क्रिटिकल एंगल है। इस तरह अगर एंगल को मैं क्रिटिकल एंगल से और भी इंक्रीज़ करूं तो ये जो रे है ये 90 से ज़्यादा एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होगा। तो जब ये एंगल ज़्यादा बन जाए तो फिर क्या होगा, ये रे जो है ये वापस इस मीडियम में एंटर होगा, ठीक है। ये एक डेंसर मीडियम है, तो अगर रे इस डायरेक्शन में एंटर हो जाए इस मीडियम में,
तो ये है नॉर्मल और ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। तो यहाँ पे ये जो रे एंटर हुआ इस मीडियम में, तो ये क्या होगा, इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाएगा, तो ये इस मीडियम में वापस आ जाएगा इस तरह। एंगल ऑफ इंसिडेंट को हमने इंक्रीज़ किया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये क्या हुआ, ये इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। तो ये रे जो है ये वापस इस मीडियम में एंटर हुआ, तो इसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये कब होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो, ठीक है। और इसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों कहते हैं, तो इस पे भी आपको समझाऊंगा। जब एक रे एक मीडियम से दूसरी मीडियम में एंटर होता है, ये भी पॉसिबल है कि ये रे जो है ये न्यू मीडियम में एंटर हो जाए, और ये भी पॉसिबल है कि ये रे जो है इस मीडियम से रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। यहाँ पर ये रे जो है ये एंटर हुआ इस मीडियम में, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे क्या बना, ये 90 के बराबर बना, ठीक है। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि ये रे जो है ये रिफ्लेक्ट भी हो जाए, क्योंकि हर एक मीडियम का ये भी प्रॉपर्टी है कि लाइट रे को वो रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो ये रे जो है यहाँ पे क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है इस डायरेक्शन में, ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा। रे का एक पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट होता है और दूसरा क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट होता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लाइट का एक पार्ट पहले से ही रिफ्लेक्ट होता है, और दूसरा जो पार्ट यहाँ पे एंटर होता है न्यू मीडियम में, तो वो भी क्या होता है, वो भी इस मीडियम में वापस एंटर होता है। सारा एनर्जी जो है ये इस मीडियम में आता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। द टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट back to the medium of high index of refraction if angle of incidence is greater than critical angle, ठीक है। द टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का टोटल एनर्जी जो वापस मीडियम में हाई इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन वाले मीडियम में वापस एंटर होता है, तो इसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये कब होगा, क्रिटिकल एंगल से अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा हो तो फिर क्या होगा, टोटल लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होगा बैक टू दी मीडियम, तो इसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब क्रिटिकल एंगल को डिफाइन करता हूँ, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस for which angle of refraction is 90 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 के बराबर हो, तो इसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, किसी मटेरियल का क्रिटिकल एंगल ये हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए मैं एक इक्वेशन को डिराइव करूँगा। यहाँ पे मैंने पहले आपको बताया, मैंने पहले ये एक्सप्लेन किया कि अगर ये एक मीडियम हो, यहाँ से अगर रे एंटर हो जाए इस मीडियम में, ठीक है, और इसका एंगल जो है अगर क्रिटिकल एंगल के बराबर हो, तो ये लाइट रे क्या होगा, ये इस तरह रिफ्लेक्ट होगा 90 डिग्री एंगल के साथ। तो ये है हमारे पास नॉर्मल, ठीक है। और ये जो है ये एंगल कितना है, ये 90 के बराबर है, राइट एंगल है। और ये एंगल जो है थीटा इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 के बराबर, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्नेल्स लॉ को अप्लाई करता हूँ। तो स्नेल्स लॉ बराबर है n1
साइन थीटा 1 इज इक्वल टू N2 साइन थीटा 2। ठीक है, N1 क्या है, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो N1 अपनी जगह पे साइन थीटा 1 क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये थीटा सी के बराबर है, थीटा सी इज इक्वल टू N2 क्या है, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो N2 और साइन थीटा 2 ये कितना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये 90 के बराबर है। अब दोनों साइड N1 पे डिवाइड करें तो साइन थीटा सी ये बराबर हो जाएगा N2 डिवाइडेड बाई N1। ठीक है, अब इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो थीटा सी ये बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स N2 डिवाइडेड बाई N1। तो ये है हमारे पास क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल डिपेंड करता है इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शंस पे। ये सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस पे डिपेंड करता है थीटा सी जो है फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस पे। तो जब हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड करना हो तो हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हमारे पास 2 कंडीशंस हैं। ठीक है, कंडीशंस की तरफ आते हैं। कंडीशंस 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि रे जो है ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर होगा। ठीक है, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये ग्रेटर होगा सेकंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ठीक है, और दूसरा कंडीशन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है ये ग्रेटर होगा क्रिटिकल एंगल से। ये हमारे पास 2 कंडीशंस है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के लिए। ठीक है।